जब हमें फेस करना होता है वहाँ हम टॉलरेट कर लेते हैं और जहाँ हमें चुप रहना होता है वहाँ हम सिचुएशन का सामना करते हैं। जनरली लोग पावर टू फेस को ये समझते हैं कि हम सामने वाले को थोड़ा अधिकार से कुछ बोलें। हाँ जी, एक वर्क प्लेस की अगर हम बात करें, अगर बॉस अपने स्टाफ को अगर एक्सप्लॉइट कर रहा है तो वहाँ तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा ना। जहाँ पर भी आपको किसी भी प्रकार का एथिकल, मॉरल, स्पिरिचुअल कॉम्प्रोमाइज अगर हो रहा है तो वहाँ आपको कतई सहन करने की आवश्यकता नहीं है। और सामना करने का अर्थ ये नहीं है कि आप आवेश में आ जाएं, क्रोध करें, नेगेटिव किसी चीज का बोलें, ऐसा नहीं है। टीवी सीरियल की अगर बात करें तो वहाँ जो बहू जो रोती रहती है, जो बहुत बेचारी सी बनी रहती है, वही हीरोइन होती है, उसी को एक अच्छी बहू माना जाता है। Correct. तो ये भी एक मुझे लगता है गलत धारणा है। पावर टू फेस और पावर टू टॉलरेट, तो हमें कोई एक रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा। क्या कोई व्यक्ति प्यार करके 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 थक जाएगा? नहीं ना। क्या कोई व्यक्ति खुश रहकर खुश रहकर खुश रहकर खुश रहकर थक जाएगा? तब थकेगा भाई जी, जब वो एक्सपेक्ट करेगा कि मैं प्यार तो मैं तो 100% दे रही हूँ इस रिलेशनशिप में, अब वो एक्सपेक्ट कर रही है, तब प्रॉब्लम आती है। वो तो प्यार ही नहीं है फिर। So there is a limitation to certain things, but आध्यात्मिकता इज अनलिमिटेड, बेहद है, अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल है। बॉटम लाइन एक ही है, मन की शांति। नमस्कार दोस्तों, पाथवे टू हीलिंग में आप सबका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दो पावर्स के बारे में, यानी पावर टू फेस और पावर टू टॉलरेट। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच हैं ब्रह्म कुमारी ब्रदर प्रोफेसर ईवी गिरीश जी, जो कि एक वेल रिनोन मोटिवेशनल स्पीकर हैं और राजयोगा टीचर भी। गिरीश भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पाथवे टू हीलिंग में। जी नमस्ते, ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, ब्रह्मा कुमारीज के राजयोगा कोर्स में 8 डिवाइन पावर्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। उसमें से दो पावर्स आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे, पावर टू फेस और पावर टू टॉलरेट। अक्सर करके क्या होता है, जब हमें फेस करना होता है वहाँ हम टॉलरेट कर लेते हैं, चुप रहते हैं, और जहाँ हमें चुप रहना होता है, सहन करना होता है, वहाँ हम सिचुएशन का सामना करते हैं। तो इन दो पावर्स का फंडामेंटल डिफरेंस बताइए। जहाँ तक हम पावर टू फेस करने की बात करते हैं, जनरली इसका एप्लीकेशन उन परिस्थितियों में करना है जहां आपको उस पर विजय प्राप्त करनी हो। मान लीजिए इंटरव्यू है जी, और इंटरव्यू में अगर मैं घबरा गया, इसका मतलब मुझे वो क्या प्रश्न पूछेंगे, वो प्रश्न का उत्तर को मैं अच्छी तरीके से सोचूं, समझूं, इंटरप्रेट करूं, एनालाइज करूं और फिर उसका सही जवाब दूं, ताकि उनको पता चले कि भाई मैं उस विषय के बारे में जानता हूँ एंड आई हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। जी। तो जब हम सामना करने की बात करते हैं, अगर मैं घबरा गया, और घबराने का एक तात्पर्य ये होता है कि मैं ही सोच रहा हूँ कि अगर इंटरव्यू में मैं फेल हो गया तो फिर मेरा आगे क्या होगा, ये मेरा लास्ट चांस है, फिर मुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा, फिर 1 साल में क्या करूँगा, ओवर थिंकिंग के पैटर्न में चल जाएंगे। हाँ, तो सामना करने का अर्थ ये है कि मैं इन विचारों को थोड़ा सा बाजू में रखूं, और यही है पावर टू फेस। कि जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, जो भी चीज होगा, मैं अभी उसको बहुत अच्छी तरीके से सामना करूं, मैं घबराऊं नहीं। भाई जी, यानी कि सामना, पावर टू फेस, यानी कि इस सिचुएशन जो आपने इंटरव्यू की बात की, यहाँ जो हमें सामना करना है अपने डर का करना है। करेक्ट। जनरली लोग पावर टू फेस को ये समझते हैं कि हम सामने वाले को थोड़ा अधिकार से कुछ बोलें। हाँ जी। वो एक बहुत ही एक नैरोड कंसेप्ट है। पर भाई जी, कई बार हर परिस्थिति में हम सहन भी तो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारे साथ हमारे साथ टॉक्सिक अगर व्यवहार कर रहा है, या हमें एक वर्क प्लेस की अगर हम बात करें, अगर बॉस अपने स्टाफ को अगर एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वहाँ तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा ना। जहाँ पर भी आपको किसी भी प्रकार का एथिकल, मॉरल, स्पिरिचुअल कॉम्प्रोमाइज अगर हो रहा है तो वहाँ आपको कतई सहन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सामना करना है, और सामना करने का अर्थ ये नहीं है कि आप आवेश में आ जाएं, क्रोध करें, बहुत नेगेटिव किसी चीज का बोलें, ऐसा नहीं है। वो भी आप बहुत डिग्निफाइड रीति से, रॉयल्टी से,
कानून की मदद लेकर के या फिर अपने आत्मसम्मान या आत्मा के अंदर की शक्ति को यूज करके बहुत अच्छी तरीके से अपने पॉइंट को, अपने कष्ट को, अपने पीड़ा को आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का युद्ध है, और युद्ध कब तक चलेगा, कितना चलेगा, वो हमें नहीं पता है। इट्स लाइक अ बैटल, इट कुड बी एन इनर बैटल, इट कुड बी एन एक्सटर्नल बैटल, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ द जर्नी ऑफ व्हाट यू आर एंटाइटल्ड फॉर। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो सकता है, वो फंडामेंटल राइट हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का आपका अधिकार है, उसको प्राप्त करने के लिए आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। से फॉर एग्जाम्पल गांधी जी को अपना, मेरा देश है, मेरा कंट्री है, उसमें मेरा संपूर्ण अधिकार होना चाहिए, और अंग्रेजों ने आकर हम पर शासन किया और गांधी जी ने उनके साथ उल्टा फाइट नहीं किया, लेकिन उनका अपना एक सिद्धांत था। तो हम कह सकते हैं गांधी जी की वो पूरी यात्रा, जब उनको साउथ अफ्रीका में ट्रेन से धक्का मारा, जब उन्होंने निर्णय किया कि मुझे इसके अगेंस्ट खड़ा होना है, वो एक सामना करने की बल था उनके अंदर, और वो बल को वो डेवलप करते 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 1947 15 अगस्त तक वो साकार हो गया जी। तो सामना करने की शक्ति ये नहीं है कि आपने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं उल्टा 2 गुस्सा करूं या गाली दे दूं, फिर आप 4 सुनाए, मैं 10 सुना, और हमारे बीच में मुख का ही बड़ा सिचुएशन बड़ा गंभीर हो जाए, ऐसा नहीं है। हम्बलनेस तो रखनी है 100%। सामना करने की ये जो शक्तियां हैं, ये हमारी आत्मा की ऊर्जा को डिप्लीट नहीं करनी चाहिए। ओके। तो से फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे तरीके से, एक महिला ने अपने बॉस को, या एक पत्नी ने अपने पति को, या एक बहू ने अपने सास को, जब हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही महिला पर अत्याचार करता है या वो करता है। हो सकता है एक महिला महिला पे ही भी कर सके, एक महिला बॉस एक महिला सबऑर्डिनेट पर कर सके, हो सकता है, या फिर एक समान स्तर के 2 महिलाओं के बीच में भी आपस में कुछ हो सकता है, एंड दैट कैन बी बेस्ड ऑन ईर्ष्या हो सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, मैं नहीं हूं, तो मेरे को आपसे इनसिक्योरिटी हो गई और मैं फिर इधर उधर करके, सो इट कुड बी, बहुत वैरायटी है इन सब चीजों का। तो जब मैंने सामने वाले से बात की, मान लीजिए एक बहू ने सास से, या सास ने बहू से बात किया कि ये ठीक नहीं हो रहा है, और वो उसको समझ पाते हैं, और वो उनको लगता है कि अब ये ऐसे शांत रहने वाली नहीं है, ये अपने अधिकार के प्रति वो सिफरस है, बात कर सकती, मतलब सहन करने वाली नहीं है अभी। ना सहन करने वाली नहीं। जनरली समाज में ये भी एक गलत फहमी है, सहन करने वाली नहीं है मतलब बहुत डेंजरस है, राइट? ये भी गलत है। हमको सहन करने की भी शक्ति होनी चाहिए और सामना करना। अब सामना करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है वो बहुत एग्रेसिव होगा, बहुत क्रांतिकारी होगा, बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल होगा। उसका सामना करने से कुछ लेना ही देना नहीं है। यूजुअली भाई जी टीवी सीरियल की अगर बात करें तो वहाँ जो बहू जो रोती रहती है, जो बहुत बेचारी सी बनी रहती है, वही हीरोइन होती है, उसी को एक अच्छी बहू माना जाता है। Correct. तो ये भी एक मुझे लगता है गलत धारणा है। तो जो सहन कर रहा है वो बिचारी हैं, वो ससेप्टेबल हैं, वो वीक हैं, वो वल्नरेबल हैं, ये एक अवधारणा है। दूसरा जो सामना कर सकता है, जो बोल सकता है, वो बहुत आउटगोइंग है, बहुत पावरफुल है, उनके साथ थोड़ा बच के रहना है। वो कुछ भी जिसको हम आम तौर पर बोल सकते हैं झट जवाब देने वाले हैं, उनसे हम बहस नहीं कर सकते हैं, उनको हम आसानी से कन्विंस नहीं कर सकते हैं, वो अपनी ही करेगा या करेगी, ये भी एक गलत धारणा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 पावर्स है, मनुष्य या समाज इसको बहुत एक्सट्रीम तरीके से देखता है। दोनों ही एक शक्ति है और दोनों का इस्तेमाल करते समय अगर मान लीजिए मैं सामना करने को गुस्से के रूप में देखता हूँ, एग्रेशन के रूप में, आपने मुझे कुछ बोला और मैंने उल्टा 2 जवाब दिया और मैंने डिसरिगार्ड किया आपका, और मैंने कहा मैं क्यों करूं, मेरा ये प्रोफाइल में नहीं आता, आप मुझसे ही काम कराते हैं, दूसरों का काम मुझसे क्यों करा रहे हैं, मैं नहीं करूंगा या करूंगी। अगर इस प्रकार का बर्ताव, तो ये पावर टू फेस नहीं है, डिपेंड करता है ये बोलने पर। अच्छा।
आपकी स्थिति, मानसिक स्थिति, मैंने तो बोल दिया, उसके बाद आप रिलैक्स हैं या आपका बीपी चढ़ा हुआ है या आप सोच रहे हैं मैंने बोल तो दिया उस वक्त, आप पता नहीं वो मेरे ऊपर कल क्या बोलेंगे, किसी ने देखा तो नहीं, कोई बुरा तो नहीं मान रहा। जो भी पावर हम यूज करें उसका रिजल्ट ये होना चाहिए। अच्छा, मैं मान लीजिए सहन कर रहा हूं, अब मुझे लगता है कि सामने वाले से ये सब बोल के फायदा ही नहीं है, मैंने 1000 बार बोल दिया, अब ये इनको तो समझ में आना नहीं है। मतलब मैं एक दीवार को जाकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या गुस्सा कर रहा हूँ, तो मतलब इट विल नॉट गिव यू एनी टैंजिबल रिजल्ट। तो उस वक्त मैं समझता हूँ बुद्धिमानी चुप रहने में है, रादर देन वेस्टिंग माय एनर्जी टू कन्विंस यू। ठीक है, तो अब मैं सहन कर रहा हूँ, चुप हूँ, लेकिन चुप रह करके भी मैं दुखी हो रहा हूँ, तो उसका कोई फायदा नहीं है, फिर तो आप पावर नहीं है वो, तो वो पावर ही नहीं है। तो सामना करने का पावर या सहन करने का पावर या कोई भी अष्ट शक्तियां, रिजल्ट ये होना चाहिए कि जब मैं इन शक्तियों को यूज कर रहा हूं अपने जीवन में, उसका टैंजिबल रिजल्ट ये होना चाहिए, उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसके बाद मेरी मन की स्थिति शांति, खुशी, आनंद, शक्ति की अनुभूति हो। राइट। I cannot make a wrong right by being wrong. Right. जी. So at the end of the day, I am not feeling comfortable. I am not feeling relaxed. I am only thinking of the consequences. कि वो क्या सोचेंगे, या अब मैंने अगर सहन कर लिया तो मैं ही हमेशा सहन करूं, मैं ही हमेशा झुकूं, कितना मैं समझा। अब ये मेरी अगर स्थिति है जहां मेरी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, तो शक्ति कहाँ से हुआ? जी. भाई जी, एक हमारे व्यूअर का एक क्वेश्चन है जो काफी यूनिक भी है और थोड़ा पेनफुल भी है। उन्होंने बताया है कि उनकी जॉइंट फैमिली में पार्टीशन चल रहा है, प्रॉपर्टी का पार्टीशन। तो जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी यानी जो दादालाई प्रॉपर्टी है, तो वो कहते हैं कि उसमें तो उन्हें डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन इश्यू तब है जब उनके सिबलिंग्स और उनके कजन्स उन प्रॉपर्टी पर भी क्लेम कर रहे हैं जो सिर्फ उस एक इंसान ने अपनी पूरी लाइफ में, पूरी अपनी मेहनत से, अपनी सैलरी से और अपने हार्डवर्क से बनाई है। मतलब इसमें और लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जैसे ही इस पर्सन ने क्लियरली नो बोला कि मैं अपने दम पर बनाया हुआ वो सब मैं डिवाइड नहीं करूंगा, तो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया, इमोशनल प्रेशर क्रिएट किया और मैनिपुलेशन शुरू हो गया। मतलब ऐसे प्रूव किया गया कि जैसे वही इंसान गलत है और लालची है। अब वो पर्सन बहुत हर्ट भी है, कंफ्यूज भी है। एक तरफ फैमिली का इमोशनल कनेक्शन है, दूसरी तरफ सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी मेहनत की कमाई का न्याय भी। तो भाई जी, यहाँ वो पावर टू टॉलरेट यूज करे, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो फैमिली, ब्लड रिलेटिव्स ही हैं, या फिर वो पावर टू फेस यूज करे, सामना करे। अब समस्या ये है कि ये जो व्यूअर हैं ये दो मन की स्थिति में थोड़े फ्लक्स में हैं। एक तरफ उनको एक भावना ये है कि ये मेरे परिवारजन हैं, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली हैं, तो क्या मैं थोड़ा वहां कॉम्प्रोमाइज करके उनको जो अधिकार बनता है, वैसे तो अधिकार नहीं है मेरे अनुसार, लेकिन मैं फिर उनको दे दूं क्योंकि मेरा ही परिवार है। लेकिन दूसरी तरफ मेरी कमाई है, मैं क्यों दूं? तो जब तक ये अंदर का कंफ्यूजन में क्लैरिटी नहीं आएगा, आप ये दोनों शक्तियों के यूसेज में कंफ्यूज्ड ही होते रहेंगे। ये कंफ्यूजन कैसे क्लियर हो भाई जी? हाँ, तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आपको एक ना कोई एक स्टैंड लेना पड़ेगा। और वो स्टैंड ये है कि जो फंडामेंटल ज्ञान है, जो आधार है, वो क्या कहता है। अगर मुझे लगता है कि मैंने उनको एक अमाउंट दे दिया जो उनका नहीं है, मेरा है, और वो देने से अब मैंने दे दिया एक अमाउंट, उसका भारीपन है, लेकिन उनके थैंकलेस होने का, उनका बार बार इमोशनल टॉर्चर करने का, उसको मुझे ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। अब जो वो मुझे कर रहे हैं उससे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। अब मेरी मन की शांति आ जाएगी कि चलो मैंने दे दिया, खत्म करो हिसाब किताब, आप अपना जीवन जियो, मैं अपना जीवन जीता हूँ। इसको हम कहते हैं किनारा करने की शक्ति। थोड़ा सा हमको पावर टू डिटैच भी आना चाहिए, पावर टू विड्रॉ भी आना चाहिए। अब कोई भी शक्ति का आप इस्तेमाल करें, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, हर परिस्थिति में बाय एंड लार्ज हमारे पास 3 मुख्य ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो हमने पहले डिस्कस किया, पावर टू फेस।
और अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि नहीं, मेरा अधिकार का है, मैं किसी को नहीं देना चाहता हूँ, और मैं कल की डेट में कोर्ट केस करूंगा, लीगल हेल्प ले लूंगा, और चलो हम लोग एक थर्ड पार्टी जज डिसाइड करे कि क्या करना है। दिस बैटल इज नॉट ऑल्सो गोइंग टू बी ईजी। हो सकता है वो भी अच्छा वकील करे, मैं भी अच्छा वकील करूं, और ये लंबे समय तक चले, और ये करने पे मेरा बहुत सारा धन भी खर्चा हो सकता है क्योंकि मैं लीगल हेल्प ले रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन है थोड़ा सा मैं सहन कर लेता हूँ, ठीक है मैं इतना सब नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, सेटल कर लेता हूँ कि भाई ये ठीक है आप रख लो, ठीक है। अब मेरी मेहनत का कमाई देने में भी मेरे को थोड़ा दुख होगा, उसमें भी तकलीफ होगी, वो भी एक प्रकार का लॉस है। आप लीगल हेल्प को जा रहे हो, वहां भी एक लॉस है, इधर भी एक लॉस है। कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि मैं केस जीत भी सकता हूँ तो सारा मेरा हो जाएगा, बट इन द प्रोसेस आई मे लूज समथिंग। कॉम्प्रोमाइज करने में थोड़ा जा रहा है, लेकिन फिर मन की शांति हो गई, सेटल करो। तीसरा है कि मैं इनसे किनारा कर लूं, ठीक है ना, कि मेरा इनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है और मैं हट जाऊं। ये तीनों ही शक्तियां तभी कार्य करेंगी जब जो बेसिस जो मैं कह रहा था, जो आधार है, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस मैं शांत हूं, प्रसन्न चित्त हूं, खुश हूं। खुशी शांति के स्थिति में रहकर मैं सामना करने की शक्ति को यूज कर रहा हूं, शांत इजी खुश रह करके मैं सहन कर रहा हूं, शांत इजी की स्थिति में मैं उनसे किनारा कर रहा हूं, ठीक है। अब जो प्रश्न इन्होंने पूछा है उसके लिए हमको और भी कुछ ज्ञान की बातों को समझना पड़ेगा। ये जो लग रहा है ना मेरा है और मैं नहीं देना चाहता हूँ, ये मेरी कमाई है, और वो कैसे अधिकार जता सकते हैं, तो इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव जिसको हम आध्यात्मिकता कहते हैं कि मेरा उनके साथ एक कार्मिक अकाउंट है, पास्ट लाइफ का भी है, इस लाइफ का भी हो सकता है। तो जो मुझे दुख की फीलिंग दे रही है कि जो मेरा है और ये कैसे मांग रहे हैं, इन्होंने थोड़ी ना कमाया है और वो कैसे इस पे अधिकार रख रहे हैं, तो मुझे इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि हो सकता है पिछले जन्म का मैंने भी इनको इतने अमाउंट का दुख दिया है, तभी तो ये सिचुएशन आ रही है। करेक्ट। तो जब हम इस पूरे परिस्थिति को कार्मिक फिलॉसफी के पर्सपेक्टिव से, कर्मों की गुह्य गति से देखते हैं, तो ये निर्णय लेना कि सहन करना है कि सामना करना है, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तीसरा, अगर मैं फिर से आध्यात्म को देखूं कि मैं एक आत्मा हूं और ये शरीर और मेरा रोल है, और ये भी सब आत्माएं हैं, ये मेरे एक्सटेंडेड फैमिली है, कजिन ब्रदर है, कजिन सिस्टर है, चाचा के मामा के बच्चे हैं, ये सब है, तो उनको मैं अगर आत्मिक दृष्टि से देखूं तो वहां पर भी मुझे ये निर्णय लेना इजी हो जाएगा कि चलो आत्मिक दृष्टि से हम सब एक ही परिवार के हैं और पिता हमारा एक है, और दुनिया में अगर मैं यात्रा कर रहा हूँ, कोई गरीब व्यक्ति आ जाता है और वो पैसे मांगता है तो मैं उसको दे देता हूँ। कोई एनजीओ मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अनाथ बच्चों के लिए है, दीपावली के लिए ये करना है, या कोई त्योहार के लिए बच्चों के लिए पटाखे खरीदने हैं या मिठाई खरीदनी है, या बच्चों के स्कूल के लिए, तो हम वहाँ ये नहीं सोचते हैं कि मैं अपना क्यों दूं। सो देन इन सब चीजों को देख करके ये मेरा डिसीजन होता है कि आउट ऑफ सहन करना और समाने में विच वन लुक्स टू मी मोर अप्रोप्रिएट, मोर आपकी मन की शांति कौन सी पावर यूज करके आपको मिल रही है। क्योंकि भाई जी जैसे अगर आप नीडी की बात कर रहे थे, नीडी को हम देते हैं तो एक अंदर एक सेटिस्फेक्शन भी होती है, चाहे वो हमें थैंक यू बोले या ना बोले, लेकिन अगर हम लालची लोगों को दे रहे हैं तो उस सिचुएशन में तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि भी हमें कौन सी पावर कब यूज करनी है। तो फिर मत कॉम्प्रोमाइज करिए, फिर आप सामना करिए, और अगर वो नहीं माने, उन्होंने लीगल एक्शन लिया, तो यू ऑल्सो बी रेडी। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि अरे उन्होंने इतना कुछ क्यों कर दिया, वो तो हमारे घर वाले हैं, वो हम मेरे ऊपर क्यों कोर्ट केस कर रहे हैं, फिर दुखी ना हो जाए। हाँ, फिर उसके बाद स्टेप बैक नहीं है। हाँ जी, स्टेप बैक जरूर कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली कोई भी पावर हम यूज करें उसके बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मुझे बॉटम लाइन एक ही है, मन की शांति। मैं कितना आराम से सो सकता हूँ, मैं कितना
एक्सटेंडेड फैमिली को छोड़ दीजिए, मेरा अपने परिवार के साथ मेरा 24 घंटा मैं कितने आनंद से, कितने प्यार से, कितने निश्चिंतता से मेरा रूटीन, सोना उठना, बातें करना, कारोबार करना, ये सब कितना सहज है। अब ये सब को सहज बनाने के लिए ये मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरे विचारधारा उन बातों से फ्री होना चाहिए। और एक शक्ति का और हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस कॉम्प्लिकेशन को सुलझाने के लिए, कि वो जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको बहुत अच्छे वाइब्रेशंस दें, सकाश दें कि ये मेरे हैं, हम सब मिलके रहें। और अगर नहीं भी मिलके रहें तो एक दूसरे को दुख ना दें, थोड़ा संतुष्टता से, प्यार से। वो हमारा जो पिछला अकाउंट है, जितना जितना वो सेटल होने लगेगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सामने वाला भी बोलेगा ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि अगर यहाँ हाइपोथेटिकली हम मान लें कि मैं राइट हूं और वही रॉन्ग है, वो अननेसेसरीली अपना अधिकार जता रहे हैं व्हेन दे डोंट हैव इट। लीगल एस्पेक्ट को छोड़ दीजिए, जज क्या निर्णय देता वो छोड़ दीजिए। वो रियलाइजेशन उनको भी होगा, वो रियलाइजेशन उनको तब होगा जब मैं मन की शांति से उनको वो अच्छे वाइब्रेशंस दूं। तब तो यही मेडिटेशन है भाई जी, जो मेडिटेशन जो हम सकाश की बात कर रहे हैं या अच्छी वाइब्रेशन देने की बात कर रहे हैं। Correct. तो इसमें क्या हमारे जो कार्मिक अकाउंट है, क्या वो भी थोड़े थोड़े क्लियर होते जाएंगे? 100%। सी कार्मिक अकाउंट ये कहता है कि मान लीजिए पिछले जन्म में मैंने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए का दुख दिया मॉनेटरी टर्म्स में, तो इस जन्म में वो मुझसे 10,000 का अधिकार रख रहा है क्योंकि मैंने उनसे पिछले जन्म में लिया है। तो ही इज एंटाइटल्ड फॉर हिज मनी। क्योंकि ब्याज भी होगा भाई जी, 100% इंटरेस्ट भी होगा। तो हो सकता है वो 15,000 ले। अब वो इस जन्म में मेरे एक्सटेंडेड फैमिली हैं या पराए हैं या आउट ऑफ द ब्लू कोई बॉस है या ऑफिस का कलीग है या मैं बैंक का एम्प्लॉय हूँ, किसी ने मेरे को पैसा जमा ही नहीं किया लेकिन मैंने अकाउंट लिख दिया, और एट द एंड ऑफ द डे जब मैं टैली कर रहा हूँ तो 10,000 रुपए की कमी आ रही है, 15,000 की कमी आ रही है। मैनेजर कहता है तुम कैश पे बैठे थे, तुम्हारी जेब से 15,000 जाएगा। अब मैं दुखी हो रहा हूँ कि मैंने ऐसे क्यों गलती कर दिया। सो प्लीज अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स कार्मिक अकाउंट। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम गर्भवती महिलाओं के लिए एक प्रोग्राम करते हैं जिसको हम कहते हैं सुपर मॉम सुपर बेबी प्रोग्राम। मेडिकल विंग का हमारा एक प्रोजेक्ट है जहां हम चाइल्ड बर्थ आउटकम को थोड़ा मैप करते हैं और 9 महीने मम्मी को हम हैंडल करते हैं, उनको मेडिटेशन सिखाते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। बिहेवियरल लेवल पर बच्चों का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है पोस्ट डिलीवरी, उनका हेल्थ बहुत अच्छा होता है। हम प्रोग्राम कर सकते हैं उस बेबी को, डिजाइन कर सकते हैं बेबी को 9 मंथ्स में, और उसके हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो हम हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। सो ये मदर आई, हॉस्पिटल में एडमिट हुई, सब नॉर्मल है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बहुत खुश हैं, हस्बैंड भी है और एक बड़ी बेटी भी है। शायद वो 5th या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। और डिलीवरी का नॉर्मल टाइम आया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। ड्यू डेट के एक दिन पहले अचानक वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ और उसको इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया और इमरजेंसी में ऑपरेशन किया और कॉम्प्लिकेशन हो गया एंड द मदर एंड द चाइल्ड डाइड। तो प्लीज समझने का प्रयास करना है हमें, वो आत्मा जो नई गर्भ में आई आत्मा, उनका क्या अकाउंट रहा होगा इस माँ से, इस पापा से, इस बच्ची से, कि ये माँ और बच्चा दोनों चले गए, लीविंग द फादर इन द एल्डर चाइल्ड अलोन। तो अगर हम ऐसे सिचुएशंस को देखें तो हमारा अकाउंट किसी के साथ भी हो सकता है, और कैसा अकाउंट है मुझे नहीं पता। तो हमें बहुत अच्छी तरह मेडिटेशन करके कोई भी शक्ति का इस्तेमाल करें, बॉटम लाइन ये होना चाहिए हमारी मन की स्थिति बहुत शांत, शीतल और आनंदित हो। जी भाई जी, एक बॉयल फ्रॉग सिंड्रोम होता है जिसमें फ्रॉग को कढ़ाई में रखा जाता है, जिसमें गर्म पानी होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, पानी के टेम्परेचर को, तो फ्रॉग की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है जंप करने की। तो उस वक्त वो अगर ये चूज करता है कि क्योंकि उसके अंदर एक और कैपेबिलिटी होती है अपने बॉडी को उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट करने की, तो वो अडेप्ट करता है। लेकिन एक पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट, जब उसे जंप करना ही होता है, अगर नहीं जंप करेगा तो मारा जाएगा। लेकिन वो जंप
चाहते हुए भी नहीं कर पाता, जंप करना जो उसकी क्वालिटी है फिर भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी ट्रेन कर ली अडेप्ट करने में। Correct. तो ऐसे ही हमें ये जैसे आप बात करते पावर टू फेस और पावर टू टॉलरेट, तो हमें कोई एक रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा और सही टाइम पर। तो ये जो बॉइल्ड फ्रॉग सिंड्रोम की आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये जो फ्रॉग है जो अडेप्ट कर रहा है अपने आप को, एडजस्ट कर रहा है, सहन कर रहा है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू अ लिमिट ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर जी। एंड इन द प्रोसेस वो अपना विल पावर को यूज कर रहा है, अपने बौद्धिक शक्ति को यूज कर रहा है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर रहा है। सो ही इज डिप्लीटिंग कर रहा है उसका एनर्जी को। अब एक लेवल पे आकर के अब उसके पास इतनी शक्ति ही नहीं बची है कि वो जंप करके सरवाइव कर सके। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ये होता है कि अगर वो पहले ही जंप कर लेता था तो ही कुड हैव सर्वाइव्ड। जी। ठीक है ना, एडजस्ट ना करके। हाँ जी। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यक्ति कैसे डिसाइड करे कि दिस वाज द राइट टाइम टू जंप आउट Right, हाँ जी। और आई शुड हैव टॉलरेटेड टिल दैट लिमिट एंड देन डाई। तो ये जो एडजस्ट करने की जो हम बात कर रहे हैं, ये अगर मानव जीवन को और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से अगर हम देखें, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी देखें, तो मैं जो ये टॉलरेंस पावर का इस्तेमाल या सामना करने का पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके, अपने रैशनैलिटी को यूज़ करके, अपने कुछ एबिलिटीज़ को यूज़ करके मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और फिर वो सब जब एबिलिटीज़ लिमिट में या फिर कम होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि मैं डिप्लीट कर रहा हूँ, और फिर एक समय आता है जब ब्रेक इवन हो जाता है, फिर मुझे लगता है अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है। कितना हम सहन करें, एक लिमिट होती है सहन करने की। तो सुबह सुबह आपने मुझसे काम कराया है, यहाँ का बकेट उठा के वहां रखने को कहा है, मैंने कहा ठीक है, मम्मी ने कहा है मैं कर लेता हूँ, और भी कर रहा हूँ। अब मैं उल्टा बोल नहीं पा रहा हूँ कि मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप क्यों करवा रहे हो मुझसे, अब मैं सहन ही कर रहा हूँ फॉर एनी रीजन। और एक समय आता है अब मेरी शारीरिक शक्ति या क्षमता है ही नहीं है बकेट उठाने का। ठीक है, अब मैं वहां पे फेंट हो जाता हूँ, गिर जाता हूँ। तो प्रश्न ये उठता है कि मैंने पहले क्यों नहीं बोला और वो कर लिया। तो जब हम बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम की बात कर रहे हैं तो वो फिजिकल चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो आत्मा की शक्ति होती है। क्या कोई व्यक्ति प्यार करके 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 थक जाएगा? नहीं ना। क्या कोई व्यक्ति खुश रहकर खुश रहकर खुश रहकर खुश रहकर थक जाएगा? नहीं। वो तब थकेगा भाई जी जब वो एक्सपेक्ट करेगा कि मैं प्यार तो मैं तो 100% दे रही हूँ इस रिलेशनशिप में, अब वो एक्सपेक्ट कर रही है, तब प्रॉब्लम आती है। वो तो प्यार ही नहीं है फिर। मैं आत्मा प्यार की स्थिति में हूँ, मुझे क्रिकेट से प्यार है, मुझे संगीत से प्यार है, मुझे अपने घर वालों से प्यार है, मुझे अहिंसा से प्यार है, मुझे आध्यात्मिकता से प्यार है, मुझे ईश्वर से प्यार है, मुझे प्यार से प्यार है, मुझे माफ करने से प्यार है। प्यार में व्यक्ति कभी नहीं थकेगा। तो कौन क्यों ऐसा कोई बोले कि कितना प्यार, कितना माफ करूं, मैं ही हमेशा माफ करूं। माफी करने का एक लिमिट होता है। वो तो समझे ना, वो तो गलती ना करे ना, मैं ही उसको कब तक समझूं? मैं समझ समझ के थक रहा हूं क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सामने वाला। सो देयर इज अ लिमिटेशन टू सर्टेन थिंग्स, बट आध्यात्मिकता इज अनलिमिटेड, बेहद है, अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल है। तो मैंने अगर ये ठान लिया कि मुझे खुश रहना है, तो खुश रहने में सामने वाला मेरी कितनी भी परीक्षा ले ले, चाहे ये केसी हो, उन्होंने जबरदस्ती मेरा पैसा हड़प रहे हैं सो कॉल्ड, और अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे या तो सामना करना है या सहन करना है, और मैं प्यार से करूंगा जी, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, मेरे को सिद्धांत से प्रॉब्लम है और मैं बहुत प्यार से आपको कहूंगा मुझे आपको पैसे नहीं देना है। right. नहीं बोलने में भी प्यार है, और सामने वाला ना सुनकर दो गाली दे दे तो भी मेरे को आपसे प्यार है। और उसके बाद आपने जाकर किसी से मेरी कंप्लेंट कर दी, पुलिस को कंप्लेंट कर दी, पुलिस वाले घर में आ गए तो भी प्यार है। तो
प्यार कभी कम नहीं हो रहा है। वो मैं बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम में ही नहीं जा रहा हूँ, मेरा बॉइलिंग पॉइंट ही नहीं है जी। मैं हमेशा प्यार 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 प्यार, मरते दम तक प्यार करूंगा। और कहते हैं प्यार बांटने से बढ़ता है। मेरे को कमी नहीं हो रही। वो जो सहन कर रहे हैं, कब तक करें, मेरा टॉलरेंस लिमिट कम हो रहा है। वो जो उसका एडजस्टमेंट पावर था ना फ्रॉग का, वो कम होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है। जितना प्यार करें, जितना माफ करें, जितने आनंद में रहें, जितना इन चीजों के साथ खेलें, वो बढ़ता है। आत्म शक्तियाँ सारी जो 8 डिवाइन पावर्स की हम बात कर रहे हैं, वो सारी पावर्स ही बढ़ती है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। ओम शांति भाई जी।